हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मुंबई की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए बेतहाशा गाड़ियां दौड़ रही थी। चौराहे पर 1 मिनट के लिए भी गाड़ियां रुक जाती तो जाम सा लग जाता और फिर सिग्नल मिलते ही वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे दौड़ पड़ती जैसे रेस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की तैयारी हो। ऐसी ही होड़ में एक 24 साल की लड़की सड़क पर दौड़ती हुई जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। तभी वो लड़की एक कार से टकराई, जिसे देखकर कार मालिक ने कार रोक दी और उस लड़की के पास जाकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे और फिर उससे बोले, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं। पहले तो आप लोग बिना देखे गाड़ी चलाते हैं, फिर ठोकर मारते हैं और उसके बाद सहानुभूति जताने का नाटक करते हैं। अब लगी भी होगी तो क्या करेंगे, यही करेंगे कि मेरे मुंह पर चंद सिक्के मारकर चले जाएंगे आप। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, कहकर वो लड़की अपना गिरा हुआ सामान उठाकर आगे बढ़ने लगी। तभी उस कार मालिक ने उसे आवाज़ दी, बेटा मेरी बात तो सुनो। जी कहिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप। उस लड़की ने गर्दन घुमाकर बड़ी ही रूखी आवाज़ में उत्तर दिया, कुछ नहीं बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, रख लो, कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा लाइए दीजिए, कहकर वो लड़की कार्ड लेकर आगे बढ़ गई। उसके बाद वो कार मालिक ड्राइवर को भी चलने का इशारा करके आगे बढ़ गया। घर जाकर उसने अपना पर्स और सामान रखा और फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई। सामान रखने की आवाज़ सुनकर ही लता जी जान गई कि नीलम आ चुकी है। इसलिए वो जल्दी से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि नीलम को गए अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, फिर आज अचानक इतनी जल्दी कैसे घर आ गई वो। ज़रूर कोई बात है, कहकर वो नीलम की प्रतीक्षा करने लगी। तभी नीलम ने आवाज़ लगाई, माँ मैं कपड़े लेना भूल गई हूँ, ज़रा दे दो प्लीज़। अभी लाती हूँ, कहकर लता जी ने कपड़े लाकर नीलम को थमा दिए। लगभग 5 मिनट बाद नीलम बाथरूम से बाहर निकल आई और लता जी से बोली, माँ अब जल्दी से खाना निकाल दो, बहुत तेज़ भूख लगी है, कहकर नीलम अपने बालों में कंघी करने लगी। थोड़ी देर बाद लता जी खाना लेकर आ गई और नीलम से बोली, नीलम आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई, इंटरव्यू के लिए नहीं गई क्या। हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं जा ही रही थी कि एक अंकल ने गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने कर दी। वो तो मैं बाल बाल बच गई, वरना आज ना जाने क्या होता, कहकर नीलम चुप हो गई। नीलम चुप ही हुई थी कि लता जी परेशान हो गई और नीलम के शरीर को गौर से निहारती हुई बोली कि कहीं लगी तो नहीं, देखूं ज़रा। नहीं माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हैं, कहकर नीलम ने अपने कपड़े उठा लिए, जिसे देखकर सुनंदा जी की जान में जान आई। फिर वो बोली कि वो कौन था, तुमने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिसे सुनकर नीलम ने कहा कि नहीं माँ, वो देखने से कोई सज्जन पुरुष लग रहे थे, फिर इसमें दोष उनका भी तो नहीं था, ड्राइवर की गलती थी। और यदि मैं कंप्लेन करती भी तो बेचारा ड्राइवर दोनों तरफ से मारा जाता। एक तो वो नौकरी से हाथ धोता, दूसरा उसके ऊपर जो कार्यवाही होती वो अलग। कहकर नीलम चुप हो गई तो लता जी ने कहा, बेटा तुम्हारी बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम तो जानती हो कि तुम ही मेरा इकलौता सहारा हो। कहकर लता जी रोने लगी, जिसे देखकर नीलम उन्हें चुप कराते हुए बोली, माँ अब इतना भी मत सोचा करो, मुझे कुछ नहीं होगा, कहकर वो अपना सामान उठाकर रखने लगी। जैसे ही नीलम की नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी, वो खुशी के मारे उछलती हुई बोली, ओ माय गॉड, मिस्टर कैलाश मित्तल, मित्तल एम्पायर के मालिक, अब भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। फिर नीलम ने अपनी माँ को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, माँ माँ जल्दी से आइए, इधर आपको कुछ दिखाना है। नीलम की आवाज़ सुनकर लता जी अपने कमरे से बाहर निकल आई और नीलम से बोली, क्या बात है बेटा, जो इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो, कोई अलादीन का चिराग मिल गया है क्या। चिराग ही समझिए माँ, आप सुनेंगी तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था, वो गाड़ी किसकी थी। किसकी थी, लता जी ने सवाल किया। माँ, मित्तल इंडस्ट्रीज़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी के मालिक कैलाश मित्तल जी की गाड़ी थी। और पता है आपको, उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया है कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तब तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तुम्हें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, कहकर लता जी चुप हो गई और नीलम ना जाने भविष्य के किन ख्यालों में खो गई।
उधर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म देकर मिस्टर कैलाश मित्तल रास्ते पर उस लड़की के बारे में ही सोचते रहे। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया। घर पहुंचने के बाद वो आइडिया बताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सारिका को आवाज़ दी। लेकिन जैसे ही सारिका जी ने कहा, जी कैलाश बोलिए, अभी आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, तो कैलाश जी ने बात बदलते हुए कहा कि मैडम ये हेयर स्टाइल आप पर बहुत शूट कर रहा है, कब कराया? तो सारिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश आप भी ना मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना खोजते रहते हैं। ये स्टाइल तो काफ़ी पुराना है, लगता है कि आजकल आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। ऐसी बात नहीं है सारिका, तुम तो जानती ही हो कि आजकल विनय का ध्यान न जाने कहाँ रहता है। ऑफिस के लोगों के साथ भी उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बहुत सख्त होता जा रहा है। मुझे डर है कि अगर उसका यही रवैया रहा तो एक दिन वो मित्तल एम्पायर को ले डूबेगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो हम उसकी शादी कर देते हैं। कैलाश जी की बात सुनकर सारिका जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या कोई ऐसी लड़की है आपकी नज़र में जिससे विनय शादी कर ले और खुश रहे? सारिका जी की बातों का जवाब देते हुए कैलाश जी ने कहा, है तो बहुत लड़कियां, लेकिन क्या पता उसे पसंद आए या ना आए। एक काम करते हैं, आज शाम के डिनर पर उससे इस बारे में बात करते हैं। क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। इतना बोलकर कैलाश जी चुप हो गए। सारिका जी ने भी हाँ में अपनी स्वीकृति दे दी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब विनय घर पर नहीं आया तो कैलाश जी को नींद आ गई और वह अपने कमरे में जाकर सो गए। सारिका जी ने आज सारा खाना विनय की पसंद का ही बनवाया था और कढ़ाई पनीर तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारिका जी अब भी विनय का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी। बाकी कैलाश जी तो डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट थे और अक्सर उनका रक्तचाप भी बढ़ा ही रहता था। इसलिए उन्होंने अपने सोने और जागने का एक टाइम फिक्स कर रखा था। कुछ खास मौक़ों पर ही उन्हें देर होती थी। रात के 11 बज चुके थे। सारिका जी वहीं बैठे बैठे ऊँघ रही थी। तभी राधा ने आकर उन्हें जगाया कि मैडम खाना खा लीजिए, बहुत देर हो चुकी है। आपने आज इंसुलिन भी नहीं लगाया, अभी भैया आएंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर राधा फ्रिज की तरफ बढ़ गई और सारिका जी को इंसुलिन देकर रोटियां सेकने लगी। तभी विनय ने भी घर में प्रवेश किया और माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर बोला, माँ आप आज यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए चलकर सो जाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। विनय ने इतना कहा ही था कि राधा खाना लेकर आ गई और बोली, लीजिए मैडम आप खाना शुरू कीजिए, तब तक मैं भैया की थाली लगाती हूँ। राधा की बात सुनकर विनय ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं राधा दी, मैं खाना खा कर आई हूँ, किंतु मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपने माँ को अभी तक कैसे भूखा रखा, जबकि ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि माँ डायबिटिक है। इससे पहले कि राधा कुछ कहती, सारिका जी ने कहा, उसे क्यों डांट रहा है बेटा? उसे तो मैंने मना किया था क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ खाना खाए। सारिका जी ने अभी इतना कहा ही था कि राधा बीच में ही बोल पड़ी कि मैडम ने तो आज आपके लिए स्पेशल कढ़ाई पनीर भी अपने हाथों से बनाया था, लेकिन आप तो आज खाना खा कर आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही राधा ने इतना कहा, विनय सारिका जी के पास जाकर बोला, माँ 2 कोर अपने हाथों से खिला दो, बहुत दिन हो गए आपके हाथों से खाना खाए। तो सारिका जी ने जैसे ही 1 कोर विनय के मुंह में डाला, विनय के मुंह से निकला, वाओ माँ, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। सच? विनय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सारिका जी के मुंह से अचानक ही निकला, अपनी माँ के हाथ से 2 निवाले खाने के बाद विनय अपनी माँ से सोने के लिए बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह के 7 बज चुके थे। सब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। कैलाश जी भी अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट चुके थे, किंतु सारिका जी अभी तक सो रही थी और विनय को तो वैसे भी देर तक सोने की आदत थी। लेकिन देर तक सोने के बावजूद भी वो आज तक कभी देर से ऑफिस नहीं पहुंचा और ना ही किसी कर्मचारी का लेट होना उसे पसंद था। यही वजह थी कि ऑफिस के सारे कर्मचारी उससे बहुत डरते थे। सुबह के 9 बज रहे थे। विनय भी फ्रेश होकर नीचे आ चुका था, किंतु सारिका जी अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो कैलाश जी उन्हें उठाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुबह के 9 बजने वाले हैं और सारिका के इंसुलिन का टाइम हो गया है तो उनसे रहा नहीं गया। इसलिए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, किंतु विनय ने कहा, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, माँ को जगा दूंगा। उन्हें जाने से रोक दिया। ऊपर जाकर विनय ने देखा कि माँ उठ चुकी थी और गुमसुम बैठी हुई थी। उनके आसपास कुछ तस्वीरें फैली हुई थी जिन्हें वो बहुत ही बारीकी से निहार रही थी। फिर जैसे ही उन्होंने विनय को देखा, तस्वीरें इकट्ठा करके विनय के हाथों में देते हुए बोली,
विनय बेटा, ज़रा देखकर बताओ कि कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है। सुबह सुबह आप क्या लेकर बैठ गई हो माँ? आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी दवाई का वक्त हो गया है और मेरे ऑफिस जाने का। विनय ने सारिका जी की बात को टालते हुए कहा, तुमसे जब भी कोई बात करो बेकार में ऑफिस का बहाना लेकर बैठ जाते हो। कभी सोचा है कि ज़िंदगी में ऑफिस के अलावा भी बहुत कुछ होता है? कब तक यूं अकेले नीरस जिंदगी जियोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी कोई परिवार होना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीवी बच्चे हों? सारिका जी विनय से बात कर रही थी, लेकिन विनय तो बगैर उनकी बात सुने ही ऑफिस के लिए निकल चुका था और जाते जाते राधा को सारिका जी का ध्यान रखने के लिए बोल गया था। विनय के ऑफिस जाने के बाद राधा जब सारिका जी के लिए नाश्ता और दवाइयाँ लेकर आई तो देखा कि सारिका जी विनय से अब भी बातें कर रही है। तो उसे ताज्जुब हुआ। फिर वो सारिका जी से बोली, मैडम आप किससे बातें कर रही हैं? विनय भैया तो ऑफिस जा चुके हैं। क्या कहा? विनय ऑफिस जा चुका है? आज फिर वो मुझे चकमा दे गया। अच्छा ऑफिस से आने दे उसे, कहकर वॉशरूम में चली गई और लगभग 5 मिनट बाद फ्रेश होकर निकल आई। नीलम के साथ एक्सीडेंट की उस घटना को हुए आज पूरे 2 महीने बीत चुके थे और वो कई जगह काम की तलाश कर करके पूरी तरह से थक चुकी थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कैलाश मित्तल के ऑफिस चलकर देखा जाए कि वहाँ योग्यता के बल पर काम दिया जाता है या किसी सिफारिश पर। अगले दिन नीलम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाइट ब्लू कलर की कुर्ती और चूड़ीदार सलवार पहना और फिर दोनों से मैच करता हुआ साइड से दुपट्टा डाला तथा बालों को थोड़ा पिनअप करके खुला छोड़ दिया और कानों में लंबे ईयररिंग्स डालकर अपने आप को आईने में एक बार निहारा और माँ से पूछा, माँ मैं आज कैसी लग रही हूँ? तो माँ ने नीलम को एक बार ऊपर से नीचे तक निहारा और बोली, नहीं बोलूँगी नीलो, तुझे मेरी ही नज़र लग जाएगी। वैसे भी मेरी नज़र बहुत ख़राब है, तभी तो तेरे पापा हम लोगों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उन्हें मेरी ही नज़र लग गई, कहकर लता जी रोने लगी। लता जी को इस तरह से रोते हुए देखकर नीलम बोली, पता है माँ, जब आप इतनी पढ़ी लिखी होकर बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हैं ना, तो मुझे कभी कभी आपकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। कौन कहता है कि आपकी नज़र ख़राब है? जो कहता है उसे कहने दीजिए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अरे लोगों का क्या है, जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता मैया को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं। फिर किस किस का मुंह रोकेंगे हम? इसलिए कोई जो कहता है उसे कहने दीजिए। बस आप खुश रहिए, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर दुनिया की कोई भी खुशी नहीं है। इतना कहकर नीलम जाने के लिए तैयार हो गई और अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ, मैं इंटरव्यू के लिए मित्तल इंडस्ट्रीज़ जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कहकर अपनी माँ के पैरों में झुक गई। तो लता जी ने उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। ईश्वर करे तुझे कामयाबी हासिल हो और दुनिया की हर वो खुशी मिले जिसकी तू हकदार है। अच्छा संभल कर जाना और आते वक्त देर हो जाए तो टैक्सी कर लेना, और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, कहकर लता जी नीलम को बाहर तक छोड़ने आई और नीलम के जाने के बाद अंदर आकर एक गहरी सांस लेकर लेट गई। शायद आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, या दिमाग में कुछ और चल रहा था। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद नीलम मित्तल इंडस्ट्रीज़ पहुंची। कंपनी को देखने के बाद एक पल के लिए नीलम हैरान हो गई कि पता नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री में उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, परंतु उसने अपने मन को समझाया और अंदर जाने लगी। तभी गेटमैन ने उसे रोका। एक पल के लिए तो वो डर ही गई, किंतु जब उसने कहा कि आप यहाँ अपना नाम पता किससे मिलना है और आने का रीज़न लिखिए और फिर अंदर जाइए, तो उसकी तो जैसे जान में जान आ गई। फिर वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके अंदर तो चली गई, किंतु वहाँ के स्टाफ और ऑफिस की साज सज्जा को देखकर दंग रह गई। नीलम जब मित्तल इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस के अंदर गई तो उसने देखा कि ऑफिस के सारे कर्मचारी पूरी तरह से मेंटेन हैं। वो रैंप पर वॉक करते किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। नीलम तो उन सभी को देखकर पहले ही घबरा रही थी। फिर किसी तरह से हिचकिचाते हुए उसने एक कर्मचारी से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि कैलाश मित्तल जी कहाँ मिलेंगे? जी ऑफ कोर्स, लेकिन ये बताइए क्या आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है उनसे मिलने का? जब कर्मचारी ने पूछा तो नीलम ने कहा कि जी अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट उनका विजिटिंग कार्ड है मेरे पास जो उन्होंने मुझे खुद दिया था, ये देखिए, कहकर उसने कर्मचारी को वो विजिटिंग कार्ड दिखा दिया। अच्छा ठीक है, आप जा सकती हैं। यहाँ से जाने के बाद पहले लेफ़्ट मुड़िए, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, उसके बाद राइट में सर का कैबिन है। जी थैंक्स, कहकर नीलम उस कर्मचारी के बताए अनुसार आगे बढ़ गई, लेकिन आगे बढ़ने के बाद कन्फ्यूज़ हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किधर जाए।
तभी सामने से आ रहे एक युवक से नीलम ने पूछा कि कैलाश सर का केबिन किधर है। तो उसने कहा बस थोड़ा आगे चल के राइट ले लीजिएगा, वहीं पर है। नीलम चलते चलते थक गई थी, फिर उसने केबिन के पास पहुंचकर राहत की सांस ली और अंदर जाकर कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी उसे एक पल के लिए नींद आ गई और इसी बीच विनय अपने केबिन से निकलकर बाहर आया तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे ऊँघ रही है। तो उसने उसके पास जाकर कहा, देखिए मिस, आप जो भी हैं आप अपने घर जाकर सोएं, ये हमारा ऑफिस है, कोई आराम फरमाने की जगह नहीं कि जिसका जब मन करे वो यहाँ आकर आराम करे। नीलम अपने सामने उस युवक को इस तरह से बोलते हुए देखकर अपने आपे से बाहर आ गई और बोली, देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने आपको इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है। और रही बात आराम फरमाने की, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ आराम फरमाने का। वो तो मैं तब से कैलाश सर का ऑफिस ढूंढते ढूंढते थक गई थी, इसलिए जब यहाँ आकर बैठी तो ना जाने कैसे आँख लग गई। बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? नीलम की बात सुनकर विनय गुस्से में आकर बोला, अगर मैं आपकी जगह होता तो आराम करने की जगह पहले उनसे मिलता, फिर आराम करता, कहकर विनय वहाँ से निकल गया। विनय के जाने के बाद नीलम बड़बड़ाने लगी कि सारा मूड ख़राब करके रख दिया इसने। फिर वो कैलाश सर से मिलने के लिए उनके केबिन की तरफ बढ़ गई। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मैडम, ऐसे बिना पूछे कहाँ घुसी जा रही हैं आप? कौन है, कहाँ से आई हैं, कोई नाम पता भी है? जिसे तमाम सवालों की उसने एक साथ बौछारें लगा दी। जी, मेरा नाम नीलम खन्ना है और मैं मित्तल इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। तो ये कहिए ना मैडम कि आप मित्तल इंडस्ट्रीज़ के मालिक से मिलना चाहती हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा मैडम, वो तो अभी अभी निकल रहे हैं, आप कल आकर मिल लीजिए। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मैं आज ही उनसे मिल सकूँ। एक उपाय है मैडम, लेकिन उसके लिए आपको 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। किंतु आपसे वो मिलेंगे या नहीं ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए आप चाहें तो शाम के 6 बजे तक यहाँ बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। जी, मैं कर लूँगी, कहकर नीलम वहाँ वेटिंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगी। वेटिंग रूम में बैठी नीलम इंतज़ार कर रही थी और बार बार कभी वहाँ दीवार पर लगी घड़ी की तरफ नज़र डालती और कभी अपनी कलाई घड़ी पर। अब तो शाम के 5 बज चुके थे। नीलम वहाँ बैठे कर्मचारी से पूछ पूछ कर थक चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसके सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। फिर जैसे ही घड़ी की सुई ने 6 बजने का इशारा किया, उसके सब्र का बांध जैसे पूरी तरह से टूटकर धराशायी हो गया और वो सीधे कैलाश मित्तल के केबिन में घुस गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। केबिन में उसने जाकर देखा तो वही युवक कुर्सी पर विराजमान था, जो उसे कुर्सी पर सोने के लिए खरी खोटी सुना करके गया था। उस युवक को देखकर नीलम सोच में पड़ गई कि क्या ये वही कैलाश मित्तल जी हैं जिनसे वो मिली थी, लेकिन वो ये तो नहीं है, कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी कि उस युवक ने कहा, कौन हो तुम और बिना मेरी इजाज़त के अंदर कैसे आ गई? जी मैं कहते हुए नीलम की ज़बान लड़खड़ा रही थी। तो उस युवक ने कहा, ये जी में क्या लगा रखा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो। जब विनय ने इतना कहा तो नीलम ने विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, ये कार्ड मुझे सर ने दिया था और फ़ोन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके ऑफिस जाकर ही मिल लूँ, शायद कोई काम मिल जाए। उस लड़की की बात सुनकर विनय जोर का ठहाका लगाकर हंसा और नीलम से बोला, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी? क्या आपको लगता है कि मित्तल इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही किसी को नौकरी दे देती है? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक काम कीजिए, आप अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए, जब ज़रूरत होगी तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, कहकर नीलम ने अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया और उठकर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विनय ने कहा, रुकिए, रात बहुत हो गई है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से आप कैब ले लीजिएगा। इस समय शहर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब हो। जी कहकर नीलम थोड़ी देर तक वहीं खड़े रही तो विनय ने उसे बैठने का इशारा किया, जिसके बाद वो डरते डरते बैठ गई। थोड़ी देर बाद विनय उठकर जाने लगा, लेकिन उसने नीलम को चलने के लिए नहीं कहा। थोड़ी देर तक तो नीलम ने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसने देखा कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उठकर जाने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। कर्मचारी ने दौड़कर फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि वो जो लड़की मेरे केबिन में बैठी है उससे बात कराइए। जी अभी कराता हूँ, कहकर कर्मचारी ने फ़ोन नीलम को पकड़ा दिया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो मिस, आई एम वेरी वेरी सॉरी,
कि मैं आपको बिना बताए छोड़कर चला आया। इसके लिए आप जो चाहें हमें सज़ा दे सकती हैं, लेकिन अब मैं इतनी दूर निकल आया हूँ कि वापस नहीं आ सकता। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, वहाँ से अभी जल्दी निकलिए और घर जाइए। मैंने कैब बुक कर दी है। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इतना पैसा, नीलम कह ही रही थी कि तब तक फ़ोन उधर से कट गया। थोड़ी देर में ही एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी, मैम कैब आ गई है, चलिए। जी कहकर नीलम कैब में तो बैठ गई, लेकिन रास्ते भर पैसे के बारे में ही सोचती रही। इस बीच कैब ड्राइवर के पास 2-3 बार फ़ोन भी आ चुका था। कोई उससे लोकेशन पूछ रहा था और वो 2-3 बार बता भी चुका था कि अब वो इस जगह पहुंच गया है। लगभग आधे घंटे बाद कैब नीलम के घर पहुंच चुकी थी और वो ड्राइवर से 1-2 बार किराया भी पूछ चुकी थी, किंतु ड्राइवर ना जाने किससे फ़ोन पर बात कर रहा था। ये देखकर नीलम को बहुत तेज़ गुस्सा आया। फिर वो ड्राइवर से बोली, भैया आप किराया बताएंगे या मैं घर जाऊँ। नीलम की बात को कैब ड्राइवर ने पहले तो सुना ही नहीं। फिर नीलम ने जब गाड़ी के शीशे को थपथपाया तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन कान से हटाते हुए पूछा, क्या है मैडम, अभी तक गई नहीं आप? मैं तब से पूछ रही हूँ कि आपके पैसे कितने हुए, तो आप बता ही नहीं रहे। अब बिना आपके पैसे दिए मैं कैसे जा सकती हूँ भला? आप जाइए मैडम, पेमेंट हो गया है। सर ने आपको बताया नहीं? मुझे लगा आपको पता है। अच्छा भैया ठीक है, धन्यवाद कहकर नीलम चली गई। देखा तो माँ टकटकी लगाए बालकनी की तरफ ही देख रही थी और नीलम को देखते ही जल्दी से गेट खोलने के लिए नीचे आ गई और जैसे ही गेट खोला नीलम को ऊपर से नीचे तक ये कहते हुए निहारने लगी कि तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ माँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप इतनी क्यों डरी हुई हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तुझे गए हुए बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। ऊपर से मिसेस शर्मा ने जब कई दुर्घटनाओं के बारे में गिना दिया तो मुझे तेरी बहुत चिंता होने लगी थी। फिर तू तो जानती है कि तेरे पापा के जाने के बाद, कहकर लता जी फिर से रोने लगी। माँ, कितनी बार कहा है कि किसी की बातें मत सुना करो, बस अपने काम से काम रखा करो, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं मेरी? मिसेस शर्मा को तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। सिर्फ दूसरों के घर में घुसी रहती हैं, कभी अपने घर और बच्चों को नहीं देखती कि वो क्या घुल खिला रहे हैं। और शर्मा अंकल तो इस उम्र में भी अपने बेटे की उम्र की लड़कियों को घूरते रहते हैं। कहकर नीलम चुप हो गई। खैर छोड़ो माँ, वो तो अब बदलने से रही, किंतु आप तो पढ़ी लिखी समझदार हो, मेरी प्रेरणा स्रोत हो। ऐसे लोगों की बातों में कैसे आ जाती हो? नीलम की बात सुनकर लता जी बोली, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि भावनाओं पर किसी का कोई वश नहीं चलता। यहाँ सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब दिल में जज्बात और भावनाएं हावी हो जाती हैं। किंतु अभी तू इन भावनाओं को समझने के लिए बहुत छोटी है। फिर ईश्वर ना करे कि ज़िंदगी में कभी तुझे ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। मैं अब छोटी नहीं हूँ माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, कहकर नीलम लता जी के गले से लग गई। लता जी ने भी अपनी लाडो रानी को ढेर सारा प्यार किया और फिर बोली, जा जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। इतना बोलकर लता जी रसोई की तरफ चली गई और नीलम बाथरूम में। थोड़ी ही देर में लता जी 2 प्लेट में खाना लेकर आ गई और नीलम से बोली, अब जल्दी से आ जा नीलो बेटा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ अभी आई, कहकर नीलम टॉवेल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर निकल आई और आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। खाते खाते लता जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, क्यों बेटा, कैसा गुजरा आज का दिन? जी माँ बहुत अच्छा। इससे पहले कि लता जी कोई और सवाल पूछती, नीलम धीरे से उठी और बोली, अच्छा माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। माँ मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह ज़रा जल्दी उठा देना, कहकर नीलम कमरे में चली गई। खाना खाकर आने के बाद नीलम थोड़ी देर तक विनय के बिहेवियर के बारे में ही सोचती रही। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह विनय आखिर किस तरह का इंसान है। ऑफिस में अड़ियल और ज़िद्दी स्वभाव का और बाहर कुछ और। फिर वो सोचने लगी कि मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने मुझे इतनी देर तक बैठाए क्यों रखा। ऊपर से कैब का किराया भी दिया, वो चाहते तो मुझे पहले भी भेज सकते थे। यही सब सोचते सोचते नीलम को ना जाने कब नींद आ गई। फिर वो गहरी नींद के आगोश में चली गई। नीलम के जाने के बाद लता जी किचन में चली आई और उसके बाद सिंक में पड़े कुछ बर्तनों को धोया, फिर काउंटर पर रखा, थोड़ा बहुत सामान समेटा और बाथरूम में चली गई। और जब वापस आई तो देखा नीलम गहरी नींद में सो चुकी थी। इधर घर आने के बाद विनय उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था और मन ही मन उसकी बेवकूफ़ियों पर यह कहते हुए हंस भी रहा था, कितनी बेवकूफ़ थी वो लड़की, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। मैंने बैठाए रखा और वो बैठी रही, उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो ना जाने कब का उठकर चली जाती। कहकर वो फिर से हंस रहा था कि उसकी माँ सारिका जी आ गई और बोली, वाह क्या बात है बेटा, लगता है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ लगा है जो तुम इतना हंस रहे हो।
नहीं माँ, बस ऐसे ही। तो ज़रूर बिजनेस में कोई मुनाफा हुआ है, वरना तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कहाँ हंसी आती है। नहीं माँ, वो बात भी नहीं है, आप फिर गलत हैं। अच्छा चलिए एक चांस और देता हूँ आपको, फिर से गेस कीजिए, कहकर विनय फिर से हंसने लगा। तभी कैलाश जी भी आ गए और अपने बेटे को इस तरह से हंसता हुआ देखकर बोले, अरे भाई क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे में, किस बात पर इतना हंसा जा रहा है। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही मैं किसी बात पर हंस रहा था। तो मम्मी आकर गेस करने लगी कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ, तो मैंने भी कहा कि गेस कीजिए, देखें आप सही गेस कर पाती हैं या नहीं। अब आप ही बताइए कोई किस बात पर हंस रहा है। ये भला कोई कैसे बता सकता है, और जब तक हंसने का कोई वाजिब कारण ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने बरखुरदार, मैं आपकी बात को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलिए आप बता ही दीजिए कि आप किस बात पर हंस रहे थे। हमारी श्रीमती जी और आपकी माता जी को संतुष्टि मिल जाएगी, वरना आप तो जानते ही हैं अपनी माता जी को, खामखा उनका शुगर बढ़ जाएगा, और इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। जानते हैं पापा, आज मेरे केबिन में एक लड़की आई थी जिसने मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दिया और बोली कि आपने उसे फ़ोन करने के लिए कहा था। वाट? अचानक ही सारिका जी के मुंह से निकला, लेकिन कैलाश जी सोच में पड़ गए कि उन्होंने कुछ दिनों से तो किसी को अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया और ना ही ऐसा कुछ कहा। फिर वो दिमाग पर जोर डालकर बोले, अच्छा ये बताओ देखने में वो कैसी थी? सामान्य सी थी। विनय ने कहा, पहनावा कैसा था? वही सलवार कुर्ता, बिल्कुल दुपट्टा आम लड़कियों वाला। तब ये वही लड़की हो सकती है जो उस दिन मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी और बार बार बची थी। बेटा बड़ी खुददार लड़की थी वो, उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो मुझसे पैसे लेने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर तक करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ तुमने उसे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? बेचारी बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी। नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं भी उसे परख रहा था कि ये क्या कर सकती है, पर वो तो बड़ी बेवकूफ़ निकली, कहकर विनय फिर से हंस पड़ा, जिसे देखकर कैलाश जी बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं मानता कि वो लड़की बेवकूफ़ हो सकती है। हाँ, परिस्थितियाँ और हालात कभी कभी इंसान को बेवकूफ़ बनने पर मजबूर कर देते हैं। अरे 6 बज गए, नीलम ने सुबह जल्दी उठाने को कहा था, बोलकर लता जी नीलम को जगाने लगी। उठो बेटा, 6 बज गए हैं, ऑफिस जाना है। पर उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, कहकर नीलम फिर से सो गई। लता जी ने उसे फिर से जगाया कि ऑफिस नहीं बेटा, कॉलेज जाना है, अभी थोड़ा और सो लेने दो माँ, 7 बजे का अलार्म लगा दो, मैं खुद उठ जाऊंगी, कहकर नीलम फिर से सो गई। लता जी घर के कामों में व्यस्त हो गई। देखा तो थोड़ी देर बाद नीलम उठ गई और जल्दी जल्दी तैयार होकर बगैर नाश्ता किए देर हो रही है माँ कहकर कॉलेज के लिए निकल गई। अगले दिन विनय ऑफिस आया तो कैमरे में कैद उस लड़की की गतिविधियों को देख रहा था और बार बार कैमरा ऑन ऑफ कर रहा था। कल तो उसने शायद उसे ठीक से देखा भी नहीं था, किंतु आज जब उसने स्क्रीन पर उसे कई बार देखा तो उसके मुंह से यही निकला कि सूरत तो अच्छी है, बस इसका थोड़ा सा मेकओवर करने की ज़रूरत है। फिर उसके दिमाग में बार बार अपने पापा द्वारा कहे गए शब्द भी गूंज रहे थे कि परिस्थितियाँ और हालात इंसान को कभी कभी बेवकूफ़ बनने के लिए मजबूर करते हैं। तो हो सकता है कि कल को ये लड़की भी परिस्थितियाँ अच्छी होने से कुछ अच्छा कर जाए। अब इसकी परिस्थिति मैं बदलूंगा, कहकर विनय ने उसका रिज्यूमे निकलवाया और अपने सेक्रेटरी को उसके दिए गए नंबर पर कॉल करके अगले दिन मिलने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने जब फ़ोन किया, लता जी ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो, क्या मैं नीलम जी से बात कर सकता हूँ? जी, आप कौन बोल रहे हैं? लता जी ने पूछा। जी, मैं मित्तल इंडस्ट्रीज़ से विनय जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। देखिए अभी वो घर पर नहीं है, कॉलेज गई हुई है। आपको जो भी बताना है मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। जब लता जी ने कहा तब सेक्रेटरी ने कहा कि उनको बता दीजिएगा कि कल ऑफिस आना है इंटरव्यू के लिए, विनय सर ने बुलाया है। ठीक है, कहकर लता जी ने फ़ोन रख दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद जब नीलम आई तो वो बोली, आज तुम्हारे लिए दो खुशखबरी हैं, सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। एक तो तुम्हारी फेवरेट डिश है, दूसरी तुम खुद गैस करो, कहकर लता जी ने गेंद नीलम की तरफ उछाल दी। घर में जो खुशबू फैली है वो बता रही है कि आज मेरे फेवरेट छोले भटूरे बने हैं, और दूसरी का मुझे कुछ पता नहीं, आप खुद ही बता दो ना माँ, कहकर नीलम एक प्लेट में छोले भटूरे लेकर खाती हुई बोली। अच्छा, तो आज छोले भटूरे देखकर बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ कि चलो माँ को भी पूछ लिया जाए। जब लता जी ने कहा तो नीलम ने कहा कि वो आप तो जानती हैं माँ कि मैं इसे किसी से शेयर नहीं कर सकती। अच्छा चलो अब दूसरी खुशखबरी बताओ क्या है? तब लता जी ने फिर कहा तो नीलम बोली, अब पहेलियाँ मत बुझाओ माँ, बता भी दो। ठीक है बताती हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद कर।
अच्छा ठीक है माँ, कहकर नीलम ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो लता जी ने कहा कि दूसरी खुशखबरी ये है कि कल तुझे मित्तल इंडस्ट्रीज़ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच माँ, कहकर नीलम अपनी माँ के गले लग गई। अच्छा अब बस भी कर, जा थोड़ी देर आराम कर ले, फिर कल के लिए तैयारी कर लेना। ठीक है माँ, कहकर नीलम कमरे में चली गई, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। नीलम आज रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठ गई थी मेट्रो जो पकड़नी थी उसे, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी उसे याद आया कि पिछले साल होली पर उसके मामा ने जो ड्रेस दिलवाई थी वो भी तो पहन सकती है वो। फिर क्यों ना पहने, उसको तो अभी एक बार भी नहीं पहना है उसने। फिर वहाँ तो सभी लड़कियों ने उसी टाइप की ड्रेस पहन रखी थी। यही सोचकर नीलम ने वो ड्रेस निकाली और अपने ऊपर लगाकर अपने आप को जब आईने में निहारा तो आईने ने जैसे उससे कहा कि सोचती क्या है, पहन ले। तो नीलम ने अब दोबारा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। तैयार होकर जब उसने अपने आप को आईने में देखा तो ड्रेस उस पर काफ़ी फब रही थी। ब्लैक डेनिम पैंट और लाइट ब्लू टॉप में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी लता जी भी आ गई उसके लिए नाश्ता लेकर और नीलम को देखकर बोली, तुम इस ड्रेस में आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल ऑफिस गर्ल। पता है तुम्हारे पापा कहा करते थे कि एक दिन हमारी बिटिया ऑफिस जाएगी बिल्कुल मैम साहब बन के, देख लेना लता। फिर वो बोली, अच्छा लो गुड़ और दही खा लो, सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ अब जल्दी से निकल जाओ। जी माँ, कहकर नीलम अपने घर से बाहर निकल आई। लता जी उसे तब तक निहारती रही जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ठीक 10 बजे नीलम मित्तल इंडस्ट्रीज पहुंच गई थी। उस दिन की अपेक्षा आज ऑफिस में काफ़ी गहमा गहमी थी। कुछ लोग इधर उधर चहलकदमी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। नीलम को आज कुछ पूछना नहीं पड़ा, वो सीधे आज विनय के केबिन के सामने वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी आया और नीलम से बोला, मैम सर ने आपको अंदर बुलाया है। जी ठीक है, कहकर नीलम विनय के केबिन के पास पहुंचकर दरवाज़ा नॉक करके बोली, मैं आई कम इन सर, प्लीज़ कम इन। जैसे ही विनय ने कहा, नीलम अंदर चली गई और जाकर खड़ी हो गई। तो विनय ने कहा, प्लीज़ सिट। थैंक यू सर, कहकर नीलम सबका अभिवादन करके बैठ गई। उस समय वहाँ पर कई लोग उपस्थित थे, जिनमें कैलाश जी भी थे, जिन्हें देखकर नीलम पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया तो नीलम बैठ गई और अपने अंदर के डर को दूर करने का प्रयास करने लगी। फिर जैसे ही विनय ने कहा कि मिस नीलम, क्या आप तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए? तो नीलम ने कहा, यस सर। उसके बाद सभी ने बारी बारी से उससे कई सवाल पूछे, जिनमें 4-5 सवालों को छोड़कर नीलम ने सभी के सधे हुए और संतुलित उत्तर दिए, जिससे सभी लोग संतुष्ट नजर आए। उसके बाद कैलाश जी ने नीलम से कहा कि अब तुम घर जा सकती हो। तो नीलम सभी का धन्यवाद करते हुए बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने सबसे पहले पानी पिया। देखते ही देखते नीलम पूरी एक बोतल पानी पी गई और फिर वहीं बैठ गई। तभी एक कर्मचारी आकर बोला, मैम चलिए आपको कैब तक छोड़ दूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, कहकर नीलम अपना बैग उठाकर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी कैलाश जी भी बाहर आए और बोले, जाओ बेटा, हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तुम एक बहुत खुददार लड़की हो, परंतु हमारी इंडस्ट्री सभी लड़कियों को ये सुविधा मुहैया कराती है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं टालूंगी मैं, कहकर नीलम ने कैलाश जी के चरण स्पर्श किए। तो कैलाश जी ने कहा, फिर वो बोले कि मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द तुम मेरी ये इंडस्ट्री ज्वाइन करोगी और इसे एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाओगी। थैंक यू सर, कहकर नीलम कैब में आकर बैठ गई। देखा तो वही कैब ड्राइवर था जो उसे परसों रात में छोड़ने आया था। तो नीलम ने उससे लगे हाथ पूछ ही लिया कि भैया आप ही ने तो मुझे परसों छोड़ा था। तो कैब ड्राइवर ने कहा कि याद नहीं है मैडम, दिन रात इतने लोगों को छोड़ता हूँ, अब किस किस का चेहरा याद रखूँ। ओके बाबा, आइंदा नहीं पूछूंगी, गलती हो गई है, तुमसे पूछ लिया, कहते हुए नीलम अंदर चली गई। विनय घर आने के बाद नीलम के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ना चाहने के बावजूद भी मैं नीलम के लिए इतना फ़िक्रमंद क्यों रहने लगा हूँ। क्या नीलम मुझे अच्छी लगने लगी है? हाँ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा। कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में आ सकती है जो पूरी मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी इस तरह से। लेकिन अगले ही पल वो चीखने लगा कि नहीं, कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, मुझे इश्क नहीं हो सकता। मैं इस भयानक बीमारी को फिर से अपने गले से नहीं लगा सकता, चाहे जो भी हो जाए। फिर उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया, जो ना जाने कब से अपनी बहू के आने का सपना संजोए बैठी हुई है। हालांकि उसके पिताजी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब वे अपने पड़ोसियों को अपने नाती पोतों के साथ बैठकर खेलते हुए देखते थे तो देखकर उनकी भी इच्छा बलवती हो उठती थी। किंतु विनय की जिद के आगे
कैलाश जी और सारिका जी ने हार मान ली थी क्योंकि विनय ने ज़िंदगी में कभी भी शादी ना करने की कसम खा रखी थी। किंतु विनय आज ये सोचने पर भी मजबूर था कि अगर उसे एक लड़की ने धोखा दे दिया तो ज़रूरी तो नहीं कि संसार की हर लड़की वैसी ही हो। यही सब सोचते सोचते विनय सलोनी के बारे में भी सोचने लगा कि कैसे सलोनी मेरी ज़िंदगी में हवा के एक झोंके की तरह आई थी, जिसे देखते ही मुझे लगा कि हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, मेरी हमसफ़र जिसकी मुझे तलाश थी। सलोनी से मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी के दौरान करवाई थी, जहाँ सलोनी को देखते ही मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। धीरे धीरे मैं उसकी मदभरी आंखों में डूबता गया, उसके गेसुओं में उलझता गया। परंतु एक दिन जो मैंने देखा तो मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सलोनी मेरे उसी दोस्त के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही थी और नशे में कह रही थी कि जानते हो अजीत, तुम्हारा वो दोस्त विनय भले ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। तुम्हारे जैसी बात उसमें कहाँ। कहकर सलोनी ने अपने होठों को अजीत के होठों पर रख दिया और बोली, डार्लिंग चलो अंदर चलते हैं, तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। ओके जानू, कहता हुआ एक हाथ अजीत सलोनी की कमर में डालकर और एक हाथ सलोनी के कंधे पर रखकर अंदर चला गया। मैं उन दोनों को ये अश्लील हरकत करते हुए देखकर खून का घूंट पीकर रह गया। मेरे जी में आया कि अभी इसी वक्त इन दोनों का खून कर दूं। फिर ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति ने मेरे बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी हैं और इतने दिन से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। खैर, उस घटना ने मुझे दुखी तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। सलोनी आई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु मैंने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन सुनता भी कैसे। उसने भरोसा जो तोड़ा था मेरा, वो भरोसा जो अपने से ज़्यादा किया था मैंने उस पर, और बदले में सिर्फ प्यार चाहिए था मुझे, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे का ही खून कर दिया। फिर निकाल फेंका मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से, उसी तरह से जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया था। फिर उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो मेरी भावनाओं से खेल सके। पर आज न जाने क्यों भावनाएं फिर से प्रबल हो उठी हैं। घर आकर नीलम विनय के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर किस तरह का इंसान है विनय। कैलाश जी और उसमें कितना फ़र्क है। दोनों नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से कितने अलग हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। नीलम ये सोच ही रही थी कि तभी लता जी ट्रे में 2 कप चाय और नमकीन लेकर आ गई और नीलम से बोली, लो बेटा चाय पिए और ये बताओ कैसा गुजरा आज का दिन। बहुत अच्छा रहा माँ। पर कहकर नीलम रुक गई तो लता जी बोली, पर क्या बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी कोई बात भी बेझिझक कह सकती हो। शायद तुम्हारी समस्या का मैं कोई उचित समाधान निकाल सकूं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर प्यार से झूलते हुए नीलम बोली, माँ हूँ तेरी, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, चल अब बता भी दे। कहकर लता जी चुप हो गई तो नीलम बोली, माँ ये विनय जो है उसका व्यवहार मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये इंसान मुझे पूरा पागल लगने लगता है। अगर मुझे वहाँ जॉब मिल भी जाती है तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी भी या नहीं। देखो बेटा, हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। फिर तो अभी उस इंसान को जानती ही कितना है, 2 ही तो दिन हुए हैं तुम्हें वहाँ गए हुए। पर माँ, कैलाश जी को देखते ही मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर मैं यहाँ कैसे गलत हो सकती हूँ। देखो बेटा, ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे से अलग बनाया है। यहाँ तक कि एक माँ की 2 संतानें भी एक दूसरे से अलग होती हैं। फिर ये तो 2 माँओं की संतानें हैं जिनके पालन पोषण का ढंग अलग अलग रहा होगा। फिर इनमें भला समानता कैसे हो सकती है। हाँ, कुछ आदतें या गुण ज़रूर मिल सकते हैं। कहकर लता जी चुप हो गई तो नीलम बोली, सच माँ, आप तो बहुत अच्छी फिलोसफर हैं। कहाँ से सीखा आपने इतना सब कुछ। हर बात को आप इतने अच्छे से समझाती हैं कि ना समझने की तो कतई गुंजाइश ही नहीं होती। नीलम की बात सुनकर लता जी थोड़ी देर के लिए अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई, जब वो कॉलेज के प्रांगण में कैलाश की बाहों में बाहें डालकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजो रही थी। कैलाश एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही साधारण युवक था, जो पढ़ाई में होशियार होने के साथ ही साथ बहुत ही शांत स्वभाव का था। कद यही कोई 5 फुट 11 इंच, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, नाक थोड़ी मोटी पर चौड़ा माथा, सब मिलाकर चेहरे पर हमेशा एक मोहक मुस्कान लिए हर दिल अजीज था। कॉलेज में किसी से उसका कभी कोई विवाद नहीं होता था। यही वजह थी कि लता कैलाश की तरफ आकर्षित हो गई थी और कैलाश भी तो लता के साधारण नए नक्श पर मर मिटा था और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। पर इनके प्यार की भनक धीरे धीरे एक दिन लता के घर वालों को भी लग गई और फिर उस दिन लता के दादाजी ने तुगलकी फरमान सुनाया और उस तुगलकी फरमान ने कैलाश और लता की ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। टू बी कंटिन्यूड।
उस दिन से ठीक 4 दिन बाद लता की शेखर के साथ शादी हो गई और बुझे मन से लता शेखर की दुल्हन बनकर शेखर के घर चली आई। खाते पीते घर का लड़का था शेखर, ऐसे तो कोई ऐब नहीं था उसमें, पर एक ऐब था, दोस्तों के बहकावे में आकर कभी कभी ड्रिंक कर लेता था। इसलिए शेखर के माता पिता ने उसे दिल्ली भेज दिया, जिससे उसका ये ऐब छुपा रहे, वरना उसकी शादी में मुश्किल हो सकती थी। लेकिन कहा जाता है कि शराब की लत ऐसी होती है जो इतनी आसानी से नहीं छूटती, कभी कभी तो ये जान लेकर ही छोड़ती है। शेखर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके खर्चे कम पड़ने लगे तो उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब तो लता भी आ चुकी थी उसकी ज़िंदगी में, जिससे कुछ दिन तो उसकी ये लत छुपी रही। किंतु धीरे धीरे लता को भी शेखर की इस आदत के बारे में पता चल चुका था, परंतु वो भी क्या करती। इस बीच वो एक बच्ची की माँ बन चुकी थी, शेखर को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऊपर से उसके साथ परिस्थितियाँ भी कुछ और थी। और फिर एक दिन अचानक शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से सड़क हादसे में हुई शेखर की मृत्यु ने तो जैसे उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। परंतु किसी तरह से संभाला उसने अपने आप को, अपनी बेटी नीलम के लिए, और आज भी उसी के लिए जी रही थी। वैसे जान भी तो इतनी आसानी से नहीं निकलती किसी के जाने के बाद, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। कोई ना कोई बंधन हमें बांधे रहता है इस संसार में जीने के लिए। सुबह के 7 बज रहे थे। नीलम नींद में ही अपने आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी। तभी उसे लगा कि मोबाइल फ़ोन की घंटी बज रही है, लेकिन आलस की वजह से उसने देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी लता जी स्नान पूजा आदि से निर्वृत्त होकर बाहर आई। नीलम को जगाते हुए बोली, बेटा कब से तेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा है और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही है। ला ये फ़ोन मुझे दे दे, मैं इसे अपने पास रखूँगी, कम से कम कोई ज़रूरी कॉल होगा तो उठा तो लूँगी। पता है मैंने तुझे ये फ़ोन अपने कान की बालियाँ और अपना मोबाइल बेचकर इसलिए नहीं खरीदा था कि तो कोई ज़रूरी कॉल देखकर अनसुना कर दे। वो तो मैंने इसलिए ख़रीदा था कि जब तू घर से बाहर जाती थी तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, वरना तू तो जानती है कि ये घर कितनी मुश्किल से चलता है। लता जी बोले जा रही थी, लेकिन नीलम तो गहरी नींद में सो रही थी। उसके ऊपर लता जी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ठंडे पानी की कुछ बूंदों ने उसे नींद से जगा दिया और फिर वो अपने गालों को छूती हुई बोली, लगता है फिर बारिश शुरू हो गई। जॉब लगते ही सबसे पहले मैं ये छत सही करवाऊंगी। नीलम के इतना कहते ही लता जी बोली, छत तो तब सही करवाएगी जब तुझे जॉब मिलेगी। पता है उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो तो तू करने से रही। पता है तेरा अलार्म कब से बज रहा है, मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है, लेकिन तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। लता जी की बात सुनकर नीलम बोली, तो उठा देती माँ। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे उठाया नहीं? कब से उठा रही हूँ तुझे, लेकिन तू उठे तब ना। और हाँ, कोई बारिश नहीं हो रही, वो तो मैंने परेशान होकर तेरे ऊपर पानी की छींटें मारी थी। अच्छा तो ये आपकी शरारत थी, मैं भी कहूँ कि इस मौसम में बारिश। अच्छा मोबाइल फ़ोन दीजिए, देखो तो सही कि किसका कॉल है। ये लो, लता जी ने नीलम को मोबाइल देते हुए कहा। नीलम ने मोबाइल फ़ोन खोलकर देखा तो कैलाश जी की मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। सर का इस वक्त फ़ोन ज़रूर कुछ बताने के लिए किया होगा। हे भगवान, सर ना जाने मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कहकर नीलम परेशान हो रही थी। तो लता जी ने कहा कि एक बार तुम ही कॉल करके देख लो, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, एक काम कीजिए, आप ही फ़ोन करके कुछ बता दीजिए। जब नीलम ने कहा तो लता जी ने कहा, मैं भला क्या बात करूंगी, कुछ भी बता दीजिए माँ, लेकिन मैं अभी बात नहीं करूंगी, कहकर नीलम ने मोबाइल फ़ोन अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। लता जी ने फ़ोन तो ले लिया, किंतु आज कई सालों बाद किसी अजनबी से बात करने में उन्हें भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए उन्होंने कॉल की तो उधर से आवाज़ आई, हेलो जी बताइए। नमस्ते सर, मैं नीलम की माँ बोल रही हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉल की थी। नमस्ते, अरे हाँ याद आया, मैंने ही फ़ोन किया था, पर किस लिए किया था याद नहीं। लेकिन नीलम कहाँ है, उससे बात कराइए मेरी। सर नीलम अभी नहा रही है, मुझे लगा कि कोई ज़रूरी कॉल है, इसलिए मैंने मिलाया। हाँ ज़रूरी तो है, पर मैं नीलम को ही बताना चाहता हूँ। वो निकल आए तो बोल दीजिए मुझे कॉल करे, कहकर कैलाश जी फ़ोन रखने ही वाले थे कि तब तक नीलम आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं नीलम बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपको कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आप बताइए आप कैसे हैं? सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो तुम? कौन सी कंपनी सर? कैलाश जी की बात सुनकर नीलम ने पूछा, तो क्या विनय ने तुम्हें कुछ बताया नहीं?
नहीं सर, ठीक है, मैं अभी बात करके देखता हूँ, कहकर कैलाश जी ने फ़ोन रख दिया। कैलाश जी से बात करने के बाद लता जी कुछ परेशान लग रही थी। उन्हें कैलाश जी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऊपर से नाम भी तो वही था, पर नाम के आगे मित्तल नहीं जुड़ा हुआ था। नहीं, वो कैलाश नहीं हो सकता। कहाँ एक साधारण फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कैलाश, और कहाँ मित्तल इंडस्ट्रीज़ के मालिक कैलाश मित्तल जी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लता, क्या नहीं हो सकता माँ? लता जी को इस तरह अपने आप से बोलते हुए देखकर नीलम ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अच्छा तू बता, मित्तल इंडस्ट्रीज से फिर कोई कॉल आई कि नहीं? अभी तो नहीं आई माँ, एक दो दिन और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं और ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, वैसे एक दो दिन वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा तू एक काम करना, मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है, कर लेना। तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, शायद थोड़ी देर आराम कर लेने से ठीक हो जाए। उठिए माँ, आप अब आराम से लेटिए, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। कितनी बार कहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप हैं कि दिन रात ना जाने क्या सोचती रहती हैं। अच्छा अब चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर नीलम कमरे से बाहर निकल आई। ये तुम नहीं समझोगी बेटा कि कैसे तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे मामा जी हम दोनों का खर्च उठा रहे हैं, और इसके लिए भाभी से ना जाने उन्हें कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। आखिर उनकी भी तो फैमिली है, लेकिन वे दादाजी से किए गए वादे को अब तक पूरा कर रहे हैं। जाते जाते दादाजी ने उनसे यही कहा था कि बेटा, लता की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, तुम इसका ख्याल रखना। इधर नीलम से बात करने के बाद कैलाश जी विनय का इंतज़ार कर रहे थे, और सुबह से 5-6 कप चाय पी चुके थे। ठीक 9 बजे विनय तैयार होकर नीचे आकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहा था। तभी कैलाश जी ने कहा, बेटा तो तुमने क्या सोचा उस लड़की के बारे में? लड़की? कौन सी लड़की पापा? अरे वही जिसका कल इंटरव्यू था। कल तो कई इंटरव्यू थे पापा, आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? हाँ मुझे भी पता है कि कल कई इंटरव्यू थे, लेकिन मैं तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी वाले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कई कैंडिडेट तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा करते हैं कि शर्मा जी को ही रहने देते हैं। आखिर इतने सालों से वो काम जो कर रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ तो हम शर्मा जी को कहाँ निकाल रहे हैं? उन्हें हम प्रमोशन देकर कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमें एक सेक्रेटरी की नियुक्ति तो करनी ही करनी है, कहकर कैलाश जी विनय के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा पापा चलता हूँ, बाकी मेंबर से बात करके आपको बताता हूँ। वैसे आपकी क्या राय है? नीलम इज़ बेस्ट। और ये बात मैं नीलम की क्वालिफ़िकेशन देखकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो गुण हैं वो औरों से अलग हैं, कहकर कैलाश जी चुप हो गए। ठीक है पापा, मैं ऑफिस पहुंचकर आपको फ़ोन करता हूँ। इतना बोलकर विनय ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस जाकर विनय नीलम के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक मेंबर ने आकर उसका ध्यान ये कहते हुए भंग कर दिया कि क्या सोच रहे हैं मिस्टर विनय? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि कल सेक्रेटरी के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उस बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर विनोद? जी वैसे तो मेरी नज़र में कई कैंडिडेट हैं, किंतु नीलम इज़ बेस्ट। मिस्टर विनोद की राय जानने के बाद विनय ने एक दो और मेंबर की राय ली, तो सबने यही एडवाइस दी कि नीलम इज़ बेस्ट। अब विनय के पास नीलम को सेलेक्ट ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए विनय ने अपने कंपनी के सेक्रेटरी को नीलम को फ़ोन करके सूचना देने के लिए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। नीलम अपनी माँ लता जी के पास लेटी हुई बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो नीलम ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब कॉल फिर दोबारा आई तो नीलम ने कॉल रिसीव करके हेलो कहा। यस सर, आप कौन बोल रहे हैं? नीलम ने प्रश्न किया। जी मैं मित्तल इंडस्ट्रीज से विनय जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आपको एक मैसेज देना है। जी बताइए, कहकर नीलम उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। मैम आपको कल से मित्तल इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी है बतौर पर्सनल सेक्रेटरी विनय मित्तल। वैसे आपको मेल कर दिया जाएगा जो आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा, किंतु सर का ऑर्डर था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। सच मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूँ। थैंक यू सो मच सर, कहकर नीलम ने सेक्रेटरी को धन्यवाद दिया। वेलकम मैम। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरी जगह ले रही हैं, तब तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं मैम, नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, हो सकता है मुझे कहीं और प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि मित्तल इंडस्ट्रीज़ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर बहुत पंक्चुअल हैं, उन्हें लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ऑफिस टाइम से आ जाइएगा। मैनी मैनी थैंक्स सर कि आपने मुझे इतनी जानकारी दी।
वरना यहाँ तो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते। मैम, ये गुण भी मैंने यहीं से सीखा है। खैर, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच सर। गुड बाय कहकर नीलम ने फ़ोन रख दिया। तब तक उसकी आवाज़ सुनकर लता जी भी जाग चुकी थी और नीलम के फ़ोन रखते ही बोली, मित्तल इंडस्ट्री से फ़ोन था। हाँ माँ, क्या कहा उन लोगों ने? कल मुझे ऑफिस बुलाया गया है माँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे विनय जी की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। किंतु इसमें डरने वाली कौन सी बात है? विनय आज की पीढ़ी का युवक है और तुम भी आज के प्रगतिशील विचारों वाली युवती हो। दोनों की सोच में कुछ तो समानता होगी ही। हाँ, सामंजस्य स्थापित करने में कुछ समय ज़रूर लग सकता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। अपनी वाणी में थोड़ी मधुरता लानी होगी। बस माँ, अब रहने भी दीजिए। आगे आप यही कहेंगी कि नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। नीलम की बात सुनकर लता जी हंस पड़ी और बोली, जब तू सब जानती है तो मुझे परेशान क्यों करती है? मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा रुक, मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। ये बोलकर लता जी उठने को तैयार हुई तो नीलम ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि अच्छा, अब आप चुपचाप यहीं बैठी रहिए। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। नीलम की बात आज लता जी टाल नहीं सकी और चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही। थोड़ी देर बाद नीलम एक ट्रे में 2 गिलास पानी और 2 कटोरियों में कुछ लेकर आई और लता जी से बोली, देखिए माँ, मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है। अब जल्दी से उठकर बताइए कि कैसा बना है। क्या लाई है बेटा, देखो तो सही, कहकर लता जी ने एक कटोरी उठा ली और उसको बहुत गौर से देखने लगी। थोड़ी देर तो उन्हें समझने में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन नीलम का दिल रखने के लिए उन्होंने पहले नीलम का मुंह मीठा कराया, फिर अपने मुंह में एक चम्मच डालकर बोली, वाह क्या हलवा बनाया है बेटा, सच मज़ा आ गया खाकर। रहने भी दीजिए माँ, मुझे पता है कि अच्छा नहीं बनाए, ऊपर से चीनी की जगह मैंने नमक डाल दिया है और आप है कि झूठी तारीफ किए जा रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तूने कोशिश तो की, मेरे लिए यही बहुत है, कहकर नीलम को अपने सीने से लगा लिया। नीलम भी थोड़ी देर तक एक छोटे बच्चे के समान अपनी माँ की गोद से चिपकी रही और जब लता जी सो गई तो उठकर बाहर आ गई और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर देखने लगी। अच्छा, ये वाला पहन लूँगी, सोबर और सिंपल लगेगा। कलर देखा है इसका, बिल्कुल उतर गया है। नीलम ने मन ही मन अपने आप से कहा। अच्छा, ये वाला पहन लूँगी, बिल्कुल मॉडर्न लगूंगी, जैसा कि आजकल काम पर जाने वाली लड़कियां पहनती हैं। पर इस ड्रेस की मैचिंग कोई सैंडल नहीं है मेरे पास और बगैर उसके पूरी ड्रेस ही ख़राब लगेगी। कहते हुए नीलम ने वो ड्रेस भी दूसरी तरफ रख दी। थोड़ी ही देर में वहाँ कपड़ों का ढेर लग चुका था, लेकिन नीलम की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनेगी। तभी उसके दिमाग में उसी पल आया कि एक बार माँ की अलमारी में देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। ये सोचकर नीलम ने अपनी माँ की अलमारी अभी खोली ही थी कि तब तक लता जी आ गई और बोली, क्या ढूंढ रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही देख रही थी कि शायद आपके पास कुछ यूनिक सा दिख जाए। मेरे पास और यूनिक? पागल तो नहीं हो गई है? तुझे तो पता ही है कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने ये सब पहनना छोड़ दिया था। अब तो मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ ही मिलेंगी तुझे, कहकर लता जी चुप हो गई। तभी नीलम ने एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी निकाली जिसपे गोल्डन कलर का बॉर्डर था और लता जी से बोली, माँ ये साड़ी कैसी रहेगी? अच्छा तो तू अब साड़ी पहनेगी, कहकर लता जी ज़ोर से हंसी। पर आप हंस क्यों रही हैं माँ? मैं अब आपकी वो छोटी वाली गुड़िया नहीं रही जो आपकी उंगली पकड़कर चला करती थी। पता है कि तू कितनी बड़ी हो गई है, ठीक से चलना भी आता नहीं है, फिर तू साड़ी बांधकर कैसे चलेगी? कहकर लता जी ने नीलम की फिर एक बार चुटकी ली। माँ, अब तो मैं साड़ी ही पहनकर जाऊंगी, लेकिन मुझे आप तैयार करेंगी। वैसे आपको तो पता ही है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ठीक है बाबा, मैं कर दूंगी, लेकिन इसकी जगह तो कोई और साड़ी पहन ले। इस साड़ी में क्या ख़राबी है माँ? नहीं, ख़राबी तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो तुम पहन सकती हो। ओके माँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कहकर नीलम अपने रूम में चली गई और लता जी फिर से पुरानी यादों में। उन्हें याद आने लगा वो पल जब साड़ी की दुकान में डमी के ऊपर सजी इस साड़ी को लता एकटक निहारते हुए देखकर अपनी सेविंग के पैसों से कैलाश ने दिलवाई थी और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए कहा था। लेकिन लता की ज़िंदगी में तब तक वो भूचाल आ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और फिर उसके बाद उस साड़ी को उसने वैसे ही सहेज कर रख दिया। अगले दिन नीलम को लता ने अपने हाथों से तैयार किया। ऊपर से वो नीली साड़ी नीलम के ऊपर काफ़ी जच रही थी और नीलम अपने आप को आईने में देखकर मुग्ध हो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी लता जी ने कैब के आने की सूचना दी और नीलम को जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहा। आती हूँ माँ, कहकर नीलम ने अपने आप को एक बार फिर से आईने में निहारा।
पर्स और कुछ ज़रूरी कागजात उठाए और जल्दी से नीचे आ गई। तभी लता जी ने नीलम को अक्षत और रोली का टीका लगाया तथा दही और गुड़ खिलाकर ऑफिस के लिए विदा किया। नीलम को भेजते वक्त आज लता जी की आंखें फिर से छलछला उठी थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो आज उसे अपने घर से विदा कर रही हों। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग कर दिया। बालकनी से बाहर झांक कर देखा तो दूध वाला था। उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। लेकिन भावनाएं कहाँ नियंत्रित होती हैं इतनी जल्दी। एक बार उमड़ आती हैं तो अपने साथ साथ आंसुओं का ऐसा सैलाब लेकर आती हैं कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। नीलम आज समय से पहले ही मित्तल इंडस्ट्रीज पहुंच चुकी थी और विनय भी आज बहुत जल्दी में था, इसलिए बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। ठीक 10 बजे वो अपने कैबिन में था और आते ही उसने सबसे पहले अपनी नई सेक्रेटरी के बारे में पूछा। तभी एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी कि सर, नीलम मैडम लगभग आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें अंदर भेज दूं? हाँ भेज दो, कहकर विनय कुछ फाइलें देखने लगा। तभी थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मधुर आवाज़ ने कहा, मैं आई कम इन सर? यस कम इन। विनय ने जैसे ही कहा नीलम अंदर चली आई और थोड़ी देर खड़ी रही। विनय ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था और वो नीलम को देखता ही रह गया। वैसे नीलम आज लग भी बड़ी प्यारी रही थी। एक तो उसने साड़ी पहनी थी और फिर उसके ऊपर थोड़े से मेकअप से उसका रूप और खिलाया था, जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता था। फिर विनय भी तो एक आम इंसान ही था जो उसके रूप को देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। तभी उनके पुराने सेक्रेटरी ने आकर दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मैं आई कम इन सर? यस कमिंग, विनय ने कहा। तभी उसकी नज़र नीलम पर पड़ी जो अभी तक खड़ी थी, जिसे देखते ही विनय ने कहा, नीलम जी आप अभी तक खड़ी हैं, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर, कहकर नीलम बैठ गई। तो विनय ने अपने पुराने सेक्रेटरी से कहा कि मिस्टर रोहित, आप नीलम मैम को काम समझा दीजिए। जी सर, कहकर रोहित नीलम को काम समझाने लगा। थोड़ी ही देर में नीलम ने अपने काम को बखूबी समझ लिया। तो रोहित ने विनय से कहा कि मैंने नीलम जी को सारा काम समझा दिया है, उम्मीद है कि यह आपके साथ बहुत बेहतर काम करेंगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर रोहित, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री को आप जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप इस इंडस्ट्रीज़ के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। मैं सर? हाँ मिस्टर रोहित, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आज से आप इस इंडस्ट्री के चेयरमैन के साथ काम करेंगे। पर सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा मिस्टर रोहित, अब आप जा सकते हैं। जी सर, कहकर मिस्टर रोहित बाहर निकल गए। तो विनय नीलम से मुखातिब होते हुए बोला, मिस नीलम, आज आपका पहला दिन है, इसलिए काम को अच्छी तरह से समझ कर कीजिएगा। ओके सर, कहकर नीलम अपने काम में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा तो नीलम अपने काम में इतनी मशगूल हो गई कि उसको 2 कप चाय रखे रखे ठंडी हो गई थी, लेकिन नीलम ने उसे पिया नहीं था। तब विनय ने 2 कप कॉफ़ी मंगवाई। लगभग थोड़ी देर में एक चपरासी 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गया। तो 1 कप कॉफ़ी विनय ने नीलम की टेबल पर रखने के लिए कहा। चपरासी इस बार भी कॉफ़ी नीलम की टेबल पर रखकर चला गया, किंतु इस बार भी जब नीलम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो विनय ने कहा, नीलम मैडम, पहले कॉफ़ी पी लीजिए फिर काम कीजिएगा। तो नीलम ने कहा, जी सर। आपने कुछ कहा? हाँ मैम, आप तो काम में इतनी मशगूल हैं कि आपको कुछ ना दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई देता है। आपकी 2 चाय ठंडी हो गई हैं, अब कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, तो मैंने कहा कि कॉफ़ी पी लीजिए। ऐसा भी क्या काम? काम तो होता रहेगा। जी सर, कहकर नीलम डरते डरते कॉफ़ी का घूंट भरने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखकर विनय ने कहा कि नीलम जी घबराइए मत, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ और हम लोगों को साथ काम करना है। जी सर, कहकर नीलम फिर अपना काम करने लगी। तभी कैलाश जी भी आ गए और विनय से बोले कि बेटा, कैसी लगी आपको हमारी नई सेक्रेटरी? अच्छी है पापा, अपने काम के प्रति इतनी वफादार है कि इन्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगती। ये देखिए, 2 चाय रखे रखे ठंडी हो गई और कॉफ़ी भी ठंडी हो जाती अगर मैं इन्हें नहीं बताता तो। हो जाता है बेटा कभी कभी ऐसा। फिर आज तो इनका पहला दिन था और कुछ डर और घबराहट भी होगी। फिर वो नीलम से बोले, वैसे बेटा, तुम्हें मेरे यहाँ रहते किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जी सर, कहकर नीलम फिर अपना काम करने लगी। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और विनय के चेहरे पर भी संतोष साफ साफ झलक रहा था, जिसे कैलाश जी ने पढ़ लिया था और पढ़कर मन ही मन खुश हो रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। नीलम आज काफ़ी खुश लग रही थी। तभी लता जी भी आ गई और बोली, बेटा कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ, और पता है आपको कि विनय जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो फिजूल में ही परेशान हो रही थी। आपने ठीक ही कहा था,
कि किसी को जाने बगैर हमें उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। चलो अच्छा है, मैं तो नाहा की तुझे लेकर बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा गुजरा होगा तेरा दिन। अच्छा चल अब जल्दी से सो जा, कल फिर ऑफिस जाना है, कहकर लता जी ने लाइट बंद कर दी। किंतु नीलम की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने अभी भी तैर रहे थे, जब उसके पास अपना खुद की गाड़ी और बंगला होगा। ये सब सोचते सोचते नीलम कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर आंख खुली तो आज की सुबह उसे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरब से लालिमा बिखेरते हुए सूर्य देवता भी उदित हो गए थे, जिनको नीलम अपनी खुली आंखों से प्रसन्न होकर निहार रही थी। थोड़ी देर बाद नीलम अंदर आ गई, फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तब तक लता जी भी आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद नीलम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विनय भी ऑफिस आ चुका था। उसने नोटिस किया कि कल की अपेक्षा नीलम आज काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, तो उसने भी मौका देखकर नीलम को फाइल लेकर अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद नीलम फाइल लेकर विनय के पास आ गई तो विनय ने जानबूझकर फाइल गिरा दी। नीलम उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि विनय खुद झुककर उठाने लगा, जिसे देखकर नीलम पीछे हट गई। नीलम को पीछे हटते देखकर विनय समझ चुका था कि नीलम बाकी लड़कियों से अलग है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और विनय नीलम के प्रति आकर्षित होता चला गया। फिर एक दिन उसने अपने दिल की बात नीलम से कह दी। नीलम जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर नीलम सहम गई। वो उस समय विनय की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और उठकर वहाँ से चली आई। नीलम के जाने के बाद विनय सोच में पड़ गया कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ना जाने नीलम क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। फिर उसका भी किसी काम में मन नहीं लगा और वो भी घर चला गया। घर पहुंचकर विनय अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। किसी से कोई बात नहीं की और रात में खाने पर भी नहीं आया। विनय जब खाने पर नहीं आया तो कैलाश जी एवं सारिका जी दोनों को बहुत चिंता हुई। फिर दोनों विनय के कमरे में गए और जाकर बोले, बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ माँ पापा, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था, कुछ बोलने बात करने का मन नहीं रहा था, इसलिए नहीं आया। तो ऊपर खाना मंगवा दे रही हूँ बेटा, लेकिन कुछ तो थोड़ा खा ले। जब सारिका जी ने कहा तो विनय ने कहा कि नहीं माँ, इस समय बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर होता तो ज़रूर खा लेता। अच्छा ठीक है, आराम कर, कितनी बार कहा है कि ज़्यादा काम मत कर, कुछ अपने लिए भी समय निकाल। किंतु तू है कि सुनता ही नहीं। अच्छा मैं दवा लेकर आती हूँ, खाकर चुपचाप सो जा, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, कहकर सारिका जी नीचे दवा लेने चली गई और थोड़ी देर में दवा और थोड़ा खाना लेकर ऊपर आ गई। लेकिन विनय ने मुश्किल से मुंह में एक निवाला डाला और दवा खाकर मुंह ढककर सो गया। विनय को इस तरह से देखकर कैलाश जी समझ गए कि बात कुछ और है। फिर उन्होंने नीलम को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर नीलम का फ़ोन बंद था। इसके बाद उन्होंने ऑफिस के कर्मचारी से कुछ पूछा और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर आकर नीलम भी कुछ गुमसुम सी लग रही थी और थोड़ी देर बाद सिर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। लता जी ने आज से पहले नीलम को कभी इस तरह से नहीं देखा था। वो समझ चुकी थी कि बात कुछ और है, इसलिए उस समय उन्होंने नीलम को सोने दिया। रात के करीब 11 बजे जब लता जी नीलम के लिए खाना लेकर आई तो नीलम ने खाने से इनकार कर दिया, किंतु लता जी ने अपनी कसम देकर किसी तरह से नीलम को खाना खिलाया और फिर समझाते हुए कहा कि आखिर बात क्या है बेटा, जो तुम इतनी परेशान हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए जो भी बात हो मुझे सच सच बताओ। अपनी माँ की बात सुनकर नीलम ने कहा, माँ, जो मित्तल इंडस्ट्रीज़ के मालिक विनय जी हैं वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर आप तो जानती हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चली आई। नीलम की बात सुनकर लता जी बोली, बिल्कुल ठीक किया तुमने नीलम, शादी विवाह के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते, इसलिए तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर ठीक है माँ कहकर नीलम अपने कमरे में चली गई और विनय के बारे में सोचने लगी। फिर वो मन ही मन कहने लगी कि आखिर क्या बुराई है विनय में। अमीरी गरीब का बहुत बड़ा फासला है, बाकी तो कोई बुराई नहीं नज़र आती, दुनिया चाहे जो कहे। फिर वो सोचने लगी कि विनय इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्हें तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जबकि मैं तो एक बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ। ज़रूर वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, इसलिए मुझे भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु उससे पहले मुझे माँ से बात करनी चाहिए। यही सोचकर नीलम अपनी माँ से बोली, माँ, विनय जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारी और उनकी हैसियत में ज़मीन आसमान का फासला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं
और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं भी उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। नीलम की बात सुनकर लता जी बोली, ठीक है बेटा, तू एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच ले, उसके बाद कोई फैसला करना। तब तक मैं तेरे मामा जी से बात करती हूँ। ठीक है माँ, कहकर नीलम वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई और विनय का नंबर मिलाकर उधर से जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। विनय सो चुका था, इसलिए कैलाश जी ने फ़ोन रिसीव कर लिया और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। नीलम ने 2-3 बार हेलो सर, आई लव यू टू कहा, लेकिन उधर से कोई उत्तर ना पाकर फ़ोन रख दिया। कैलाश जी नीलम की आवाज़ पहचान चुके थे, इसलिए उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह इश्क का मामला है। फिर उन्होंने उसी पल नीलम को अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया और बोले, नीलम, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। पेरेंट्स सर, बस मेरी माँ है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ, कहकर नीलम ने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी माँ से बोली, माँ, कैलाश जी आपसे मिलना चाहते हैं। देखो बेटा, वे इतने बड़े आदमी हैं और हमारा घर तो तुम जानती ही हो, कहकर लता जी रुक गई। तो नीलम ने कहा, नहीं माँ, उन्हें आने दीजिए। अगर उन लोगों को मुझसे रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें मुझे इसी रूप में अपनाना होगा। नीलम की बात सुनकर लता जी ने कहा कि ठीक है, तू जैसा ठीक समझे, कहकर लता जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने लगी और नीलम पास ही बाजार में चली गई कुछ घर का ज़रूरी सामान लेने। थोड़ी देर बाद जब नीलम घर का सामान लेकर वापस आई तो देखा कि लता जी घर का सारा काम निपटा चुकी थी। तभी डोरबेल बजी तो नीलम ने उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने कैलाश जी खड़े थे। नीलम ने झुककर उनके पैर छू लिए। कैलाश जी ने भी नीलम को खुश रहो का आशीर्वाद दिया। उसके बाद नीलम उन्हें अपनी माँ से मिलवाते हुए बोली, सर ये है मेरी माँ, बस यही मेरी दुनिया है। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहकर नीलम किचन में चली गई। नीलम के जाने के बाद जब कैलाश जी का लता से आज इस तरह से सामना हुआ तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। आंखों के आगे आज फिर एक बार वही दृश्य घूम रहे थे जब लता के दादाजी ने कहा था कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ज़मीन की धूल को मैं अपनी बेटी के माथे पर नहीं सजा सकता। कैलाश जी को इस तरह से चुपचाप बैठे हुए देखकर लता जी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं कैलाश जी? लता जी, यही कि अब मेरे बेटे की ज़िंदगी आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाए। कैलाश जी की बात सुनकर लता जी ने कहा, जी कैलाश जी, मेरी भी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले कि मेरे घर वाले कुछ करें, मैं चाहती हूँ कि दोनों को प्रीत के मजबूत बंधन में बांध दिया जाए। आप जल्द से जल्द शादी की कोई डेट निकलवाइए, मैं भी अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहती हूँ। लता ये कह ही रही थी कि इतनी देर में नीलम चाय नाश्ता लेकर आ गई। तो कैलाश जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी में मुँह मीठा हो जाए। फिर एक मिठाई उठाकर उन्होंने नीलम को खिला दी और बोले, अब जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी मिलकर खूब बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। कैलाश जी की बात सुनकर नीलम शर्माकर अंदर चली गई। उसके बाद कैलाश जी भी उठकर जाने के लिए तैयार हो गए और लता जी से बोले, अच्छा अब मैं भी चलता हूँ और जल्दी से शादी की कोई डेट निकलवाता हूँ। अगले दिन कैलाश जी ने लता जी को फ़ोन करके बता दिया कि आज से 2 दिन बाद शादी है। शादी मंदिर में कर देंगे और फिर धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। कैलाश जी की बात सुनकर लता जी भावुक हो गई और बोली, कि आपने तो मेरी सब मुश्किल ही हल कर दी कैलाश जी। नहीं तो मैं ये सोचकर डर गई थी कि इतनी जल्दी में शादी की तैयारी कैसे कर पाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया लता जी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा चलिए, अब ये सब छोड़िए और बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। जी कैलाश जी, और आप भी, कहकर लता जी ने फ़ोन रख दिया। आज लता जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। वो नीलम से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। एक वही तो थी उनका संबल जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकती थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि नीलम अच्छे घर में जा रही है जहाँ उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लता जी यही सब सोच रही थी कि तब तक शादी संपन्न हो गई और आशीर्वाद के लिए जब नीलम उनके पैरों में झुकी तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और सिसकते हुए बोली, अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, कहकर लता जी ने नीलम को नम आंखों से विदा किया। नीलम की शादी अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद लता जी अपने सभी घर वालों और रिश्तेदारों को ये सूचना दे दी थी कि 2 दिन बाद नीलम की शादी की रिसेप्शन पार्टी है। जल्दबाजी में शादी हो गई थी। रिसेप्शन पार्टी में लता जी ने यही महसूस किया कि तब से लेकर आज के समय में कितना फ़र्क आ गया है। लोगों के विचारों में यह पैसे का असर है कि जो लोग आज से 25 साल पहले उसकी शादी के घोर विरोधी थे, आज नीलम के भाग्य और ससुराल की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे।